हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आपके एग्जाम से जस्ट पहले बिहार बजट को रिवाइज कराने के पर्पज से हम लेकर आए हैं ये वीडियो बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पर। सबसे पहले देखते हैं वीडियो के कंटेंट को। इसमें हम सबसे पहले बजट से जुड़े हुए उन पॉलिसी हाइलाइट्स को देखेंगे जिन पर गवर्नमेंट इन फ्यूचर काम करना चाहती है। इसके बाद हम बिहार बजट के कुछ मोटे अनुमानों पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद आंकड़ों के माध्यम से बिहार जो बजट आया है उसके अनुमान को और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आए हैं, संशोधित अनुमान है 2019-20 का, उन आंकड़ों को कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम बिहार बजट के महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने का प्रयत्न करेंगे एंड देन सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। एजुकेशन को कितना मिला है, रूरल डेवलपमेंट को कितना मिला है, पुलिसिंग को कितना मिला है और एनर्जी सेक्टर को कितना मिला है। इस तरीके से क्षेत्रवार विश्लेषण करेंगे। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था को देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के माध्यम से। और लास्ट में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को लेकर के क्या अनुशंसाएं की हैं उस पर भी हम चलते चलते एक नज़र डाल लेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इस बार के बजट के पॉलिसी हाइलाइट्स को। सबसे पहले जो हमें देखना है, पहली पॉलिसी वो है ग्रीन बजट की। सरकार ने एक ग्रीन बजट ये पेश किया है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों पर राज्य के खर्च को बढ़ने के संकेत देता है। आप जानते हैं जल जीवन हरियाली योजना जो है वो ग्रीन बजट के तहत ही योजनाओं में से एक है। इसके लिए कुल 3051 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें कौन कौन से कार्यों को शामिल किया गया है उसमें पहला है जल निकायों का कायाकल्प, यानी वाटर बॉडीज को दोबारा से रिजुविनेट किया जाए ताकि पानी की किल्लत ना हो। नंबर 2 पर है वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 3 पर है सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा को और ज़्यादा दक्ष करना यानी एनर्जी एफिशिएंसी लाना बाय सोलर एनर्जी। एंड नंबर 4 पर है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। और नंबर 5 पर है वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना, एफोरेस्टेशन। दूसरी पॉलिसी हाईलाइट पर नजर डालेंगे तो वो है विभिन्न अस्पतालों का उन्नयन। तो कोरोना के काल में ये जो आपका सेकंड हाईलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि 12 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS को जो कि पटना में है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो फिलहाल 1032 है, इसे 2732 किया जाएगा। इसके अलावा पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी PMCH को भी 2025 तक 5540 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉलिसी पर, तो वो है कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर। इसमें कहा गया है कि पंचायत स्तर पर कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। 2021 में 21,000 एकड़ भूमि में जैविक प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और लास्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 6162 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अब बजट पर एक अनुमान के तौर पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 25 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया था। सबसे पहले बात करें कि 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का GDP कितना होने का अनुमान है। तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर 6,85,797 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और ये अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को आप देखेंगे 2019-20 के जो संशोधित अनुमान है उससे ये फिगर 11.1% अधिक है। इसके बाद अगर कुल खर्च की बात करें तो ये 2,11,761 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और व्यय भी पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 2.8% अधिक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्राप्तियों की बात, कुल रिसिप्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो उधार को यदि छोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और ये वृद्धि थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, ये 21%, 21.5% की वृद्धि है प्राप्तियों में।
2019-20 में कुल प्राप्तियां 14.3% कम होने का अनुमान भी है, तो ये चिंता की बात है। यानी कि 2019-20 का जो बजट का अनुमान लगाया गया था, संशोधित अनुमानों में ये पता लगा है कि जो प्राप्तियां हुई हैं वो 14.3% कम हो पाई हैं बजट के अनुमान से। इसके बाद राजस्व अधिशेष की बात करें, रेवेन्यू सरप्लस की बात करें, तो इसका अनुमान लगाया गया है कि ये जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.8% रहेगा। और फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये अनुमान लगाया गया है कि ये वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी का 2.97% रहेगा। तो ये एक अनुमान है। और लास्टली अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें संशोधित अनुमानों से अधिक आवंटन किया गया है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें 2019-20 के संशोधित अनुमानों से कम आवंटन किया गया है, तो उसकी लिस्ट हमने यहाँ पर आपको दी है, इसे आप याद रखेंगे। जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास, इसमें 8% की वृद्धि देखी गई है अनुमानों में। पुलिसिंग की बात करें तो 6% अधिक है आवंटन। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो इसमें भी 6% अधिक आवंटन की वृद्धि देखी गई है। बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनमें इस बार आवंटन कम देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है ऊर्जा के क्षेत्र में 48% की, और ट्रांसपोर्ट में भी यानी परिवहन में भी 19% की कमी इस बार देखी गई है संशोधित अनुमानों के मुकाबले में। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 44% हिस्सा सेंटर को प्राप्त होता है सेंट्रल टैक्सेस में से। राज्य सरकार को जितना भी पैसा मिलता है उसका 44% हिस्सा केंद्र के टैक्सेस में से उसे प्राप्त होता है। इसके बाद 24% आप यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर पर, वो मिलता है ग्रांट के तौर पर यानी अनुदान के तौर पर सेंटर से, सहायता के तौर पर। और इसके बाद थर्ड वन अगर आप नज़र डालेंगे तो ये है 17% जो कि टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू यानी कि खुद का कर राजस्व। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं सरकार की, वो 3% हैं केवल। और इंटरनल डेप्ट जो है सरकार का यानी जो कर्जे के रूप में आंतरिक तौर पे लोन के रूप में लिया जाता है, दैट इज 11%। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सारे पैसे का खर्च कहाँ पर होता है, तो एक्सपेंडिचर किस प्रकार से है। इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक हिस्सेदारी है 41% यहाँ पर, जो कि क्या है 41% सोशल सर्विसेज में। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो इस्तेमाल होता है वो सोशल सर्विसेज में खर्च किया जाता है पैसे को। इसके बाद 29% आप यहाँ देखेंगे जो कि इकोनॉमिक सर्विसेज के तौर पर, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक सेवाओं के तौर पर खर्च किया जाता है। और इसके अलावा 25% हिस्सा जर्नल यानी सामान्य सेवाओं पर भी खर्च किया जाता है। तो ये एक अनुमान के तौर पर आपको सरसरी निगाह से याद रखना है, थोड़ा सा आइडिया आपको इसका रखना है। इसके बाद हम अगले आंकड़ों पे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं 2020 और 21 के लिए बजट एस्टिमेट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा 2019-20 का जो बजट आया था उसके जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए हैं यानी संशोधित अनुमान जो है, जो एक्यूरेट फिगर है वो यहाँ पर है, और ये 2018-19 का एक्चुअल डेटा है। तो हमें जो बेसिकली ध्यान रखना है वो एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 2019-20 के बजट एस्टिमेट को लेकर के जो बातें कही गई थी, एक्चुअल में रिवाइज एस्टिमेट में उसमें क्या बदलाव देखने को मिला, नंबर 1। एंड नंबर 2, 2019-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट आए हैं और 2020-21 के लिए जो बजट के अनुमान लगाए गए हैं उसमें कितना % का डिफरेंस देखने को मिला है। यदि बात करें टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल व्यय की, तो आप देखेंगे कि इस बार का जो व्यय होना है वो रिवाइज एस्टिमेट की तुलना में 2.8% की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद अगर आप कुल प्राप्तियों की बात करें, कुल प्राप्तियों में 2 तरह की प्राप्तियां होती हैं। एक तो है जो सरकार को राजस्व या गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, और दूसरा है सरकार की उधारी, जो सरकार उधार के तौर पर प्राप्त करती है। तो दोनों के एस्टिमेट बताते हैं कि ये फिगर आप ध्यान से देखिए, 2019-20 में जितना अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले संशोधित अनुमान ये बताते हैं कि -14.3% यानी 14% की कमी हुई है प्राप्तियों में।
राजस्व और गैर कर राजस्व के तौर पर सरकार को इतने प्रतिशत की कमी हुई है, और क्योंकि वो कमी हुई है इसलिए सरकार को उधारी ज़्यादा करनी पड़ी, और इसमें वृद्धि देखेंगे आप 7.2% की, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने हैं या तो प्राप्तियों से या उधारी से। और यहाँ पर अगर आप बजट एस्टिमेट्स की बात करें तो दोनों में ही 21% और 5.4% की एक नेचुरल वृद्धि दिखाई देगी। इसके बाद कुछ और आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जो है रेवेन्यू सरप्लस का, राजस्व अधिशेष के बारे में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्व अधिशेष में 186% की कमी देखने को मिल रही है, यानी सरकार को इस बार ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू द शटडाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सरकार का कर राजस्व इतना अधिक प्रतिशत गिर गया है और अधिशेष तो अब रहा नहीं। इसके बाद अगर आप बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो डेफिसिट बढ़ गया है 262.4%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। सरकार का राजकोषीय घाटा 262.4% बढ़ गया है। और अगर 2020-21 की बात करें तो उसका अनुमान लगाया गया है कि ये लगभग माइनस का 65% इसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। एक्चुअल फिगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद पता लगेगी। और अगर आप इसे जीएसडीपी की तुलना में देखें, यानी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.45% तक हो गया है, जबकि आप जानते होंगे कि एफआरबीएम एक्ट में कहा गया है कि 3% होना चाहिए ये, और कुछ केसेस में 3.5% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। बट ये फिगर अपने आप में चौंकाने वाली और डरावनी है। और साथ ही अगर 2020-21 की बात करें तो उसके लिए अनुमान लगाया गया है 2.97% का। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। इसकी गैप फिलिंग कैसे करेगी सरकार? ऑब्वियस है कि बोरोइंग्स के थ्रू, उधारी के थ्रू। और इसी तरह से प्राइमरी डेफिसिट की भी कुछ फिगर्स दे रखी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्राथमिक घाटा 779.5%। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के लिए बजट की व्यवस्था करता है। यह है आर्टिकल 202। इसमें कहा गया है कि एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के सदन, यदि वहाँ पर एक सदन है और यदि दोनों सदन हैं, तो दोनों के सामने अनुमानित प्राप्तियों का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का व्यय, यानी प्राप्तियां कितनी है सरकार की और खर्चा कितना है सरकार का, कुल मिलाकर के बजट को रखेगा आर्टिकल 202 के अनुसार। 2020-21 में कुल जो खर्च है वो दर्शाया गया है 2,11,761 करोड़ रुपए। ये पीछे भी हमने इस फिगर को देखा था। इसमें से जो खर्चा सरकार करेगी वो अपने राजस्व में से इतना करोड़, जबकि उधार लेकर के 27,000 के आसपास इतना करोड़ उधार के माध्यम से प्रस्तावित है। 2020-21 के लिए जो कुल प्राप्तियां हैं वो पिछले संशोधित अनुमानों से 21% अधिक होने की उम्मीद रखी गई है, और ये उधार के अलावा है। नंबर 4 पर अगर हम देखें तो 2019-20 के संशोधित अनुमान बताते हैं कि सरकार की प्राप्तियों में 14.3% की कमी आई है, यानी प्राप्तियां कम हो गई हैं, जबकि व्यय में वृद्धि हो गई है 8.6% की, क्योंकि सरकार को स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा अभी करना पड़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इसका तात्पर्य क्या है? सरकार की प्राप्तियां कम हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा, तो सरकार को उतनी ही अमाउंट में उधार की आवश्यकता होगी, और इसके परिणाम स्वरूप होगा ये कि 2019-20 में राज्य को जो राजस्व अधिशेष था, जो कि जीएसडीपी का 3.76% था, एक्चुअल में अनुमान लगाया गया था कि राजस्व में अधिशेष पाया जाएगा 3.76% का, बट हो रहा है क्या कि राजस्व घाटा सरकार को हो रहा है बजाय अधिशेष के, यानी इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू सरप्लस गवर्नमेंट को रेवेन्यू में डेफिसिट होगा, जो कि जीएसडीपी का लगभग 3% का अनुमान है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार
2.81% से बढ़कर के एक्चुअल में 9.45% हो गया है। यानी जब 2019-20 का बजट आया था तो उसमें अनुमान लगाया गया था कि सरकार को कितना राजकोषीय घाटा होगा, 2.81% का, बट एक्चुअल में जो संशोधित अनुमान आए हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार को 9.45% का राजकोषीय घाटा हुआ है और इसने FRBM की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। बात करें राजकोषीय घाटे की तो ये क्या है, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता। यानी सरकार को सपोज करें कि प्राप्तियां होती हैं 100 करोड़ की, ओके, और सरकार के खर्चे कितने हैं, सरकार सपोज करें सरकार खर्चा करती है 210 करोड़ का। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना घाटा हमें उठाना पड़ेगा सरकार को, 110 करोड़ का। सो दिस 110 करोड़ इज फिजिकल डेफिसिट। और इसको सरकार कैसे पूरा करेगी, इसका साधारण सा तरीका है, सरकार उधार लेगी। सरकार उधार लेगी तो सरकार की देनदारियां बढ़ जाएंगी, इसीलिए फिजिकल डेफिसिट अच्छा नहीं माना जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ना। 2020-21 में इसका अनुमान लगाया गया है कि ये 2.97% रहेगा। आपको बता दें FRBM में ये बताया गया है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 3% की सीमा के अंदर रहना चाहिए, इससे जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी रहती है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसको 3.5% तक कभी कभी बढ़ाया जा सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। बट आप देख रहे हैं कि ये जो संशोधित अनुमान है बहुत अधिक बढ़े हुए हैं, जो कि केवल बिहार के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सभी राज्यों के लिए हैं। 2020-21 में बिहार ने स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज के लिए जो अपना व्यय है, जो स्थापना व्यय है या प्रतिबद्ध व्यय है, वो 15,211 करोड़ रुपए आवंटित किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ये 8.3% की कमी को दर्शा रहा है। इसमें साथ में 7,000 के आसपास का जो रकम है वो वित्त आयोग के अनुदान के रूप में भी शामिल है। 2020-21 के लिए जो पूंजीगत व्यय है यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 47,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और ये भी 1.9% की कमी को दर्शा रहा है 2019-20 के संशोधित अनुमान के मुकाबले। तो आप देख रहे हैं कि खर्चा जो भी करना चाहती है सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर पूंजीगत परिव्यय में वो थोड़ा कम है। पूंजीगत व्यय में राज्य की परिसंपत्तियां और देनदारियां जो होती हैं उनको प्रभावित करने वाले व्यय शामिल होते हैं। जैसे पहला है पूंजी परिव्यय यानी कैपिटल आउटले, यानी ऐसा व्यय जो परिसंपत्तियों पर खर्च होता है, जैसे कि पुल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। और दूसरा है पुनर्भुगतान और ऋणों का अनुदान। सरकार को किसी को लोन ग्रांट करना है या सरकार ने लोन लिया है उसको उसे वापस से रीपे करना है, पुनर्भुगतान करना है, ये सारी चीज़ें पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती हैं। बड़े लेवल पर अगर अमाउंट को खर्च करना है तो वो पूंजीगत व्यय का हिस्सा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के लिए बिहार का पूंजी परिव्यय लगभग इतना करोड़ रहने का अनुमान है और वहीं 2020-21 के लिए जो राजस्व व्यय है यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2019-20 के मुकाबले 3% की कमी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है राजस्व व्यय में क्या क्या आता है ये ध्यान रखिएगा। वेतन आते हैं, ब्याज आता है यानी ब्याज देना, सरकार ने लोन लिया है उस पर ब्याज दे रही है सरकार, और साथ में सब्सिडी। ये तीनों चीज़ें राजस्व व्यय का हिस्सा हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रतिबद्ध व्यय की, यानी कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है उसकी। कमिटेड एक्सपेंडिचर में आमतौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज का भुगतान ये सब शामिल होते हैं, यानी ये सरकार को करना ही करना है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर सरकार का कमिटेड व्यय ज़्यादा है, अगर सरकार की प्रतिबद्धता ज़्यादा है तो फिर वो पूंजीगत परिव्यय कम कर पाएगी, फिर वो परिसंपत्तियों का निर्माण कम कर पाएगी, यानी सरकार वेतन में, पेंशन में और ब्याज में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी बजाय कैपिटल फॉर्मेशन के। सो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आप देखेंगे कि 2020-21 में बिहार को प्रतिबद्ध व्यय पर 58,000 के आसपास का खर्च करने का अनुमान है और वापस से आप देखेंगे कि ये पिछले साल के मुकाबले 9.8% अधिक है। तो बिहार को अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 32% हिस्सा इसी प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च करना होगा। इसमें वेतन में आप देखेंगे 14%, सबसे ज़्यादा वेतन जो सरकारी लोग हैं उनको वेतन में 14%, पेंशन में 11%, ब्याज में 7% पर खर्च करना होगा।
बढ़ते हैं आगे और अब हम नज़र डालेंगे कि क्षेत्रवार यानी सेक्टर वाइज सरकार ने क्या क्या बजट प्रोविजंस किए हैं। यहाँ पर हमने 3 सेक्शन आपको दिखाए हैं। एक है सेक्टर का, दूसरा है परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2019-20 रिवाइज्ड एस्टिमेट टू 2020-21 बजट एस्टिमेट, यानी 2019-20 में जो संशोधित अनुमान आए हैं और 2020-21 के लिए जो अनुमान जारी किए गए हैं उनमें कितना प्रतिशत का चेंज है, बढ़ गया है या घट गया है, और इसके अलावा क्या क्या बजट प्रोविजंस हैं। सबसे पहले बात करें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की, तो इसमें 2% की वृद्धि की गई है अनुमानों में, यानी बजट ज़्यादा प्रोवाइड किया है 2%। और जो मेन इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं इसके वो है आपका सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना। नंबर 2 पर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि महामारी के काल में स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा खर्चा किया जाए। इसमें बेसिकली जो आवंटित की गई है राशि वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके अलावा मानव संसाधनों को कैसे अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर सके, और साथ में मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड करने के लिए भी 528 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद ग्रामीण विकास, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 6% की कमी दर्ज की गई है, और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सभी को आवंटन किया गया है। इसके बाद जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास, इसमें भी 8% की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT मिशन यानी अमृत मिशन, और इसके लिए सबके लिए आवास जो शहरी मिशन है उसमें इतने करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद है समाज कल्याण और पोषण। ये जो कंटेंट है इसके अंदर प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो राहत कोष होता है वो, एकीकृत बाल विकास योजना और इंदिरा गांधी पेंशन योजना, ये मुख्य रूप से 3 कंटेंट इसके अंदर थे। इसके बाद कुछ और सेक्टर्स को देख लेते हैं। इसके बाद है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। तो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसमें 6% की वृद्धि की गई है। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर इसे खर्च किया जाएगा। पुलिसिंग की बात करें तो इस पर भी 6% की वृद्धि है। इसको आवंटित राशि का इस्तेमाल पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो माइनस का 19% की कमी। कृषि और संबद्ध गतिविधियों की बात करें तो इसमें भी माइनस का 2% कमी देखने को मिलेगा, और इसमें जो राशि आवंटित की गई है वो फसल सहायता योजना को, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई है। बात करें ऊर्जा के सेक्टर की तो सबसे ज़्यादा इसी में गिरावट देखने को मिली है 48% की, और जितनी राशि आवंटित की गई है उसका 3500 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी के तौर पर और ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और आर्थिक सर्वेक्षण की नज़र से बिहार की अर्थव्यवस्था पर डालते हैं एक नज़र। इसमें बताया गया है कि बिहार की GSDP स्थिर कीमतों पर 2017-18 और 2018-19 में 10.5% थी। साथ ही ये बताना आपको ज़रूरी है कि ये जो परसेंटेज रेट है, जो ग्रोथ रेट है 10.5%, ये दोनों ही वर्षों में देश की GDP विकास दर से, देश की जो GDP ग्रोथ रेट है उससे अधिक है। नंबर 2 पर है अगर सेक्टर की बात करें तो 2018-19 में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का जो हिस्सेदारी है वो है 20%, 19% और 61%। तो सेवाओं का सबसे अधिक है और कृषि का उससे कम 20% इसका योगदान रहा है। और इन क्षेत्रों में क्रमशः 0.6%, 6.3% और 13.3% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि भी सेवाओं के क्षेत्र में ही देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति GSDP की। तो 2018-19 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP 33,629 रुपये थी। 2017-18 में इसी आंकड़े से 9% अधिक। इसका अर्थ ये है कि 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में बेहतर स्थिति में थी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP सभी राज्यों में सबसे कम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में है बेरोजगारी। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो कि जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए जारी किया गया, इसके अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर थी 7.2%।
और जो अखिल भारतीय स्तर का जो डेटा है वो है 6.1% का, यानी बिहार में बेरोजगारी भारत के स्तर से ज़्यादा है। बिहार की अर्थव्यवस्था को इस ग्राफ के माध्यम से और समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 साल का डेटा है, 2016-17 का, 2017-18 और 2018-19। तो बात करें अगर जीएसडीपी की तो उसमें आप 8.9 से 10.5% एंड देन नो चेंज 10.5% आप देखेंगे। बट एग्रीकल्चर की बात करें अगर आप तो इसकी वृद्धि पहले 2016-17 में 10%, देन 6.4% एंड देन सबसे कम 0.6% रही। और अच्छी बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कि 2016-17 में ये 14.3% था, लेकिन उसके बाद ये डाउन हुआ, बट 2018-19 में इसमें से फिर से ये उछाल पर आया 6.3% का। एंड सर्विस सेक्टर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये लगातार बढ़ रहा है, 7 से ऑलमोस्ट 13% पे पहुंच गया है। चलते चलते 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्या कहा है 15वें वित्त आयोग में? वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश की गई थी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर राजस्व में 2020-21 में राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जबकि 14वें वित्त आयोग ने सुझाया था इसे 42%। तो 1% की कमी क्यों की गई है? क्योंकि 1% की कमी से जो नया जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है और जो लद्दाख बना है उनको धन मुहैया कराया जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने अलग अलग राज्यों के हिस्सों के निर्धारण के लिए अलग अलग संशोधित मापदंड भी प्रस्तावित किए हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है। और इसके बाद अगर बिहार की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने बिहार के लिए 2020-21 के लिए केंद्र के कर राजस्व में से 4.13% हिस्सेदारी की सिफारिश की है। इसका अर्थ है कि यदि केंद्र सरकार के पास में 100 रुपये हैं जो कि कर राजस्व के तौर पर है, तो उसमें से 4.13 रुपया बिहार सरकार को दिया जाएगा। और फिगर की बात करें तो 14वें वित्त आयोग के मुकाबले ये 2% की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात 14वें वित्त आयोग के मुकाबले 15वें वित्त आयोग ने बिहार सरकार के लिए अधिक कर राजस्व की सिफारिश की है। तो ये था हमारा आज का बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इससे आपको आपके एग्जाम के लिए रिवाइज करने में बहुत मदद होगी। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। आप तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।